नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज की कहानी है रास्ता मिल गया। सामान से लदे थैलों के साथ रितु हाँफने लगी थी, लेकिन रिक्शा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर रितु पास ही के एक रेस्तोरां में घुस गई और ठंडी लस्सी ऑर्डर कर दी। काउंटर पर गरम गरम समोसे निकलते देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने 2 समोसे भी ऑर्डर कर लिए। अपनी थुलथुल काया और थैले संभालती वह एक कोने वाली सीट की ओर बढ़ गई। एक टेबल के पास से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उस पर बैठा स्मार्ट सा नवयुवक उसे बहुत ध्यान से देखे जा रहा था, लेकिन रितु को नहीं लगा कि वह उसे जानती है और ऐसी बेडोल होती काया पर कोई लाइन मारेगा उसकी इसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए वह इत्मीनान से घर फ़ोन कर आया से बेबी के बारे में पूछने लगी। वह जानकर कि बेबी अभी तक सोई हुई है, उसने राहत की सांस ली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उस नवयुवक को अपने इतने समीप पाकर रितु चौंक उठी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। युवक कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। मैं अंकित हूँ, आपके नारायण जीजू का छोटा भाई। आपकी सीमा दीदी की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, याद आया। अंकित नाम है ना तुम्हारा? और तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे। पर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैं क्या, कोई भी तुम्हें एक बार में नहीं पहचानेगा। आप भी तो कितनी बदल गई हैं। खैर, इंडियन लेडीज़ में शादी के बाद यह बदलाव तो आता ही है। अंकित का मंतव्य समझकर रितु झेंप गई थी। अपनी थुलथुल होती काया पर उसे ज़्यादा शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बरबस ही उसे ख्याल आया कि कितनी कमनी और सुडौल काया थी उसकी। सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भरती थीं, पर माता पिता के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं करने दिया। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, न कि रूप देखकर। इसलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेंद्र जीजाजी और उसके भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सांवले रंग और छोटे कद का मजाक बनाने लगे तो रितु से सहन नहीं हुआ था और उन्हें टोक बैठी थी। कोई आपको मोटा और चश्मिश कहे तो आपको कैसा लगेगा? रितु के तेवर देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। रितु को भी अफसोस हुआ था कि ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था। वेटर दोनों के ऑर्डर रख गया था। अंकित ने जूस मंगवाया था। सामने रखे समोसे जिन्हें देखकर रितु के मुंह में कुछ देर पहले पानी आ रहा था, उसे मुंह चढ़ाते प्रतीत हो रहे थे। उस दिन उसे दोनों भाइयों की संतुलित रेयस्ट पर कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देखिए, रूप रंग सब भगवान देता है, इसलिए उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। हमारे हाथ में है अपनी काया को स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक बनाना, अपने गुणों को इतना उभारना कि वे कमजोरियां उसमें छुप जाएं। आपके समोसे ठंडे हो रहे हैं, अंकित ने चेताया तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। रितु के चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी के बादल मंडराने लगे। अंकित ने शायद उसकी मना स्थिति भांप ली थी। अरे आप शर्मिंदा मत होइए, मैं तो बल्कि उन सब पुरानी बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यह बदला हुआ रूप रंग आपकी उसी समझाइश की बदौलत ही तो है। मैंने वर्कआउट और संयमित खान पान से यह संतुलित देहयष्टि हासिल की है। मुझे मिस्टर राजस्थान का खिताब भी मिल चुका। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। अब आगे की क्या योजना है? रितु ने समोसा खत्म करते हुए दूसरा अंकित की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, यह सब अभी बंद कर रखा है। दरअसल मैं यहाँ महानगरी में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। ईश्वर करे तुम खूब कामयाबी हासिल करो। नरेंद्र जीजू कैसे हैं? वे तो अब भी वैसे ही हैं। आपकी समझाइश उन्होंने उसी वक्त एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी थी। खैर, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं इन सब मॉडलिंग आदि के पचड़े में पड़ूं। हमारा अपना खानदानी व्यवसाय है। वो चाहते हैं कि वे उसे संभालें, पर मैं सोचता हूँ कि उधर भी भाग्य आजमा लूं।
पाँव नहीं जमा पाया तो ये सब तो करना ही है। यह भी ठीक है। रितु का मोबाइल बजने लगा। ओह, बेबी उठ गई है, मुझे निकलना होगा। रितु उठकर सामान आज समेटने लगी। काश अब तो रिक्शा मिल जाए, मेरे पास गाड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ। अंकित ने आगे बढ़कर उसका सामान उठा लिया तो रितु मना नहीं कर पाई। मुस्कुराती हुई उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर रितु ने अंकित को धन्यवाद दिया और कॉफ़ी के लिए आग्रह किया। आज तो नहीं, पर एक दिन आऊँगा ज़रूर। अब तो घर भी देख लिया, कॉफ़ी उधार रही। अंकित लौट गया, पर रितु के दिल के सोए तार छेड़ गया। अब दिन में फ्री होने पर वह अक्सर पुराने एल्बम लेकर बैठ जाती। अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर आहें भरती रहती। उससे भी मन नहीं भरता तो संदूक खोलकर पुराने ड्रेसेस टटोलने लगती, जिसमें समाकर कभी उसकी छरेरी काया खिल उठती थी। उसे याद आया, सहेलियां कहती थी इस ड्रेस को पहनने से तेरी नहीं, इस ड्रेस की शोभा बढ़ गई है। कपड़े सहेज कर रखते हुए रितु के चेहरे पर मायूसी पसर जाती, जिससे वह चाह कर भी उबर नहीं पाती। आखिर एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुरानी देह पाकर ही रहेगी। रितु की दिनचर्या में आया बदलाव गौर करने लायक था। सवेरे बेबी के उठने से पहले वह 2 घंटे जॉगिंग कर लेती। उसके बाद डाइटिशियन द्वारा बताया गया उबला या भाप में पकाया हुआ खाना खाती। शाम को फिर हल्का वर्कआउट। 4 दिन बीतते बीतते रितु का जोश ठंडा पड़ने लगी। पूरे दिन बदन दर्द और कमजोरी के एहसास से उसके चेहरे को निस्तेज कर दिया था। पति गौरव से यह सब नहीं देखा गया। रितु, तुम जैसी भी हो ठीक हो, मुझे तुम ऐसे भी पसंद हो। यह डाइटिंग वर्कआउट तुम्हारे बस की बात नहीं है। वजन तो कम होगा नहीं, व्यर्थ की और बीमारियों को न्योता दे बैठोगी। लेकिन पति की समझाइश ने आग में घी का काम किया। रितु ने निश्चय कर लिया कि वह सबको गलत सिद्ध कर रहेगी। आखिर इंसान को कुछ तो अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। वह दुगनी जोश से अपने अभियान में जुट गई। 4-6 महीने बीतते बीतते परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा। रितु दर्पण में खुद को निहारती और खुद पर मोहित होकर उठती। लोगों की आंखों में अपने प्रति प्रशंसा के भाव से लुभाते मन ही मन वह अंकित को धन्यवाद देती, जिसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। यदि अब अंकित उसे देखे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, रितु सोचती, और मन ही मन में उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर फूली नहीं समाती। उसकी इच्छा उस दिन सचमुच जीवंत हो उठी जब एक दिन अंकित ने आकर उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खोलती अंकित को देखकर उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई थी। अंकित ठिठक कर 2 कदम पीछे हट गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर रितु को देख रहा था। उसकी विस्मय से चौड़ी होती आंखें देखकर रितु हंसकर ताली पीटने का मन कर रहा था। आप क्या कोई जादू जानती हैं? कभी शरीर में हवा भर लेती हैं तो कभी निकाल देती हैं। रितु इस प्रक्रिया पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अंकित सामने सोफे पर बैठा उसे उस तरह हंसते देख मुस्कुरा रहा था। यदि हंसी थम गई हो तो मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ, मैं तो अपना कॉफ़ी पीने का वादा पूरा करने आया हूँ। बेबी सो रही थी, इसलिए गरम गरम कॉफ़ी के घूंट भरते दोनों देर तक बतियाते रहे। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको निमंत्रण देता चलूँ। 2 दिन बाद मेरा शो है, मैं चाहता हूँ आप मुझे रैंप पर वॉक करते हुए देखें। हाँ, क्यों नहीं। कुछ सिने मैगजीन्स में पढ़ा था कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐड वैड भी किए हैं। हम 2-4 छोटे मोटे। रितु गौर कर रही थी कि अंकित के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो इच्छित वस्तु पा लेने पर इंसान के चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारे माँ पिताजी घर आना हुआ या नहीं, वे खुश हैं? हाँ, सभी मेरी कामयाबी से बहुत खुश हैं, या शायद यह सोचकर खुश हैं कि मैं खुश हूँ। 2 बार घर भी आया हूँ, सभी के लिए तोहफे लेकर गया था। माँ कहती थी कि तुम मेरी वजह से उनकी आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ गई है। यह तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। मेरा छोटा भाई व कुछ और भी चचेरे ममेरे भाई बहन इस क्षेत्र में आना चाहते थे। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी, जिन्हें रितु ने स्पष्टता देख सकती थी। तुम क्या चाहते हो? मैं उनकी आंखों में वही उत्सुकता, वही सपने देखता हूँ जो कभी मेरे आंखों में थे।
पर यह सब देखकर मुझे खुशी नहीं होती, बल्कि एक अनजाना सा भय घेरने लगता। भय? कैसा भय? ऋतु हैरत में थी। इस माया नगरी की चकाचौंध आकर्षित तो करती है, पर आस पास आने पर पता चलता है कि सब मृग मारीच का है। ग्लैमर की यह नगरी अंदर से खोखली और अस्थिर है। यदि मैं अपने भाई बहनों को यह सब बताऊंगा तो शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, समझेंगे मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता ने शायद अपने अनुभव के आधार पर मुझे पहले ही चेता दिया था, तब मैंने उनकी सलाह अनसुनी कर दी थी। पर हकीकत यह है कि मैं उनके पास लौटना चाहता हूँ, अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ना चाहता हूँ। वहाँ मेहनत है तो साथ में सम्मान, प्यार और निश्चित आय भी है। यह सिर्फ मेहनत है और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मैं असमंजस में हूँ कि क्या मुँह लेकर लौटूं और किस मुँह से अपने भाई बहनों को यहाँ आने की सीख दूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही उद्विग्न हो रहे हो। समस्या इतनी गंभीर नहीं है। मेरा कहा मानो तो जो कुछ तुमने सीखा, देखा और भोगा है, वही सबको अपने परिचितों को बता दो। अब यह उनकी इच्छा है कि वे क्या कदम उठाते हैं। कई बार हम अनजाने ही किसी के आदर्श बन जाते हैं, जैसे मैं तुम्हारा आदर्श बन गई थी। तुम अपने भाई बहनों के आदर्श बन गए हो। तुम मेरे रास्ते पर चलते हुए कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चले गए। मिस्टर राजस्थान बने, फिर मॉडल बने और फिर मैं अपने ही दिखाए रास्ते से भटक गई। फिर तो तुम्हें देखा तो अपना आदर्श याद आया, फिर सही राह पर चलने लगी। लेकिन तुम्हारे भाई यानी जीजू ने सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। वे आज भी वही हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। कहने का सार यह है कि आप किसी के आगे बढ़ने पर न बढ़ने का हेतु यानी एक सहायक कारण हो सकते हैं, पर एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं। अपनी हर प्रकट अवनति के लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा नहीं। मुझे डर है जिस तरह मैंने अपने माता पिता की नहीं सुनी, उसी तरह वे भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, देखो अंकित, दुनिया में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कुछ दूसरों को लड़खड़ाते देखकर खुद संभल कर चलने लग जाते हैं, तो कुछ रास्ता भी बदल देते हैं। कुछ खुद के लड़खड़ा कर गिरने का इंतज़ार करते हैं, फिर संभलते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब देखते सुनते हुए भी अंधे बहरे बने रहते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बिना कोई अपराध बोध पाले तुम अपना पक्ष दुनिया के सामने रख दो। अब कौन क्या निर्णय लेता है, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, तुम नहीं। जहाँ तक माता पिता के पास किस मुँह से लौटने की बात है, तो इंसान को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दुनिया में माता पिता तो ऐसे हैं जिनके पास लौटने में इंसान को कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ होता है। यदि हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं, वे उनके पैरों में झुकेंगे तो उनके घुटने तक ही झुक पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनके हाथ हमें उठा लेंगे, हमारे कंधे थाम लेंगे। अपनी बात समाप्त कर ऋतु ने नज़रें उठाईं तो पाया अंकित का चेहरा आंसुओं से तर था, पर चेहरे पर संतुष्ट के भाव थे। शायद उसे अपना रास्ता मिल गया था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरी कहानी में से अगर आपको कुछ प्रेरणा मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इस आशा के साथ। धन्यवाद।